आपने इतने सारे अच्छे काम किए तो फिर इतनी नेगेटिव छवि कैसे बनी? आपको लगता है कि मीडिया ने आपकी छवि गलत अब जब बनाई? बेवजह बाहुबली लिखा जाएगा तो खुश कहाँ से रहेंगे। पुलिस को तो मजा आता है केस लिखने में। मैं सेंटर का शूटिंग का अच्छा वॉलीबॉल प्लेयर था। जातिवादी राजनीति का जो दंश है ये तब भी देश में मौजूद था, आज भी आज मौजूद भी है। कि मैं 150 गांवों के समूह में अब तक के मैक्सिमम वोटों से जीत करके ब्लॉक बना। मुझको एक बुलावा आया कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी तुमको यूपी भवन बुला रहे हैं। तो आपको राजनीति में लाने का श्रेय क्या मुलायम सिंह यादव को जाता है? निश्चित। कैसे संबंध थे आपके और महेंद्र सिंह भाटी के? उन्हीं की हत्या का आरोप आप पे कैसे लगा? उनकी हत्या का आरोप तो एक राजनीतिक षड्यंत्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप पे बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए, 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए आप पर। अब हमारे ऊपर तो DIR भी लग गई थी इंदिरा गांधी जी के टाइम में, जब इमरजेंसी लगी थी। मैं DIR में बंद रहा। ऊपर के अधिकारी जब ये कहते हैं केस बना के लाओ तो दरोगा कुछ भी केस बना देता है। ये बहुत संगीन केस बने हैं आप पर। लेकिन मेरे तो किसी भी केस में कोई ऐसा एलिगेशन मेरे ऊपर नहीं। क्या आपने वाकई मुलायम सिंह यादव की कुर्सी लेने की कोशिश की? अमर सिंह किसी भी कीमत पे मुझको और मुलायम सिंह जी को अलग अलग कर देना चाहते थे। अटल जी बात करना चाहते हैं तो सामने से आवाज आई, अरे भाई यादव जी चुनाव तो लड़ना चाहते हो। अमर सिंह को क्या समस्या थी आपसे? कल्याण सिंह जी ने कुछ बड़ा बहादुरी भरा भाषण दे डाला। क्या वर्ड थे वो? मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो मुलायम सिंह यादव को चुनाव जिताना चाहते हैं जबरदस्ती और बूथ कैप्चरिंग के बल पर, क्या अपने घर का पता अपनी जेब में डाल करके लेके आए ताकि उनको उनके घर पहुंचा दिया जाए। उसी रोज रात को जब उन्होंने शाम को भाषण दिया, रात को उत्तर प्रदेश की सरकार गिरा दी गई। बीजेपी में भी दो ग्रुप थे अलग अलग। एक ग्रुप प्रमोद महाजन जी का था जो अटल जी के साथ था, और दूसरा ग्रुप अरुण जेटली जी का। DP यादव को फोकस करके ऐसा बवाल मचना शुरू हुआ कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया। मायावती जी का स्टेटमेंट था कि सपा के पास राजा भैया है तो हमारे पास DP यादव है। बात बहुत सारे जुड़े रहे आपके साथ। नहीं, मेरे साथ और तो कोई बात जुड़ा ही नहीं। आपको लोग शराब माफिया भी बोलते थे, आपको लोग दबंग दूधिया भी बोलते थे, आपको लोग बाहुबली भी बोलते हैं। दूध घी के खाने पीने वाले तो लोग हम हैं ही, और वैसे भी जाति से हम तो कृष्ण की जाति के लोग हैं, यादव हैं, यदुकुल के लोग हैं। ये उपाधि भी आपको दी गई है कि आप यूपी के बेताज बादशाह हैं। हमको जो संस्कार दिए गए वो बहादुरी के संस्कार तो हैं, तो वो खून की रवानी तो रहेगी जब तक हम जिंदा हैं, बिल्कुल रहेगी। तो पश्चिम का शेर पूर्वांचल तक कैसे पहुंचा? हमारे खिलाफ कहीं कुछ रहा होता तो क्या न्यायालय उसका संज्ञान नहीं लेता? मुलायम सिंह यादव ने आपको हाउस अरेस्ट क्यों करवाया था? उनको ये डाउट बाद में हो गया था कि शायद मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। हम तो दोस्ती वाले लोग हैं, और दोस्ती में जिससे हाथ मिल गया उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। 2 बार रासुका भी लगाया सर आप पर। मुलायम सिंह यादव बड़े नेता थे, अच्छे नेता थे। मेरे अंदर कोई भी अपराध बोध नहीं है, ना कभी था, ना आज है, ना कभी रहेगा। कटारा केस में आपको लगता है विकास यादव ने गलती की है? उन लोगों की हेल्प किन किन राजनीतिक लोगों ने की, हमको फंसाने की और हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने की, हमको डाउन करने की, या हमको राजनीति से रोकने की। अखिलेश यादव से कैसे संबंध है आपके? कि जितना काम राजनीति में लोगों की अच्छाई के लिए मैंने किया है शायद ही किसी ने किया हो। नीलम कटारा के बारे में आप क्या कहेंगे सर? भोर की किरणें फिर लिखेंगी जो तेरा इतिहास है बाकी। आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने द श्वेता शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई पसंदीदा गेस्ट हम अपने स्टूडियो में इनवाइट करें, अपने पॉडकास्ट में लेकर आएं, तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार, स्वागत है आपका द श्वेता शो में। किसी ने उन्हें बाहुबली कहा तो किसी ने अपना हीरो भी माना, किसी ने शराब माफिया कहा तो किसी ने शेरे हिंद भी। जैसा जिसने समझा उसने उन्हें वैसा नाम दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 4 बार के विधायक, 2 बार के सांसद और पूर्व मंत्री DP यादव की। DP यादव एक बाहुबली राजनेता हैं या संवेदनशील राजनेता? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे खुद DP यादव से। जी हाँ, DP यादव की कहानी खुद उनकी जुबानी। सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू जनाब। सर, सबसे पहले आपका नाम है धर्मपाल यादव। जी हाँ। DP यादव कैसे बने? एक लंबी कहानी है जिंदगी के हर पहलू में।
आदमी को वक्त के साथ गुजरना पड़ता है। तो मैं तो कल भी धर्मपाल था, आज भी धर्मपाल हूँ, लेकिन मेहरबानी उन दोस्तों की जिन दोस्तों ने अंग्रेजी शब्द से प्रभावित होकर के धर्मपाल का डीपी यादव बना दिया। और उसके बाद फिर बाहुबली डीपी यादव बन गए आप। दरअसल वैसे तो ये शब्द बहुत हमारी संस्कृति के अनुसार तो बहुत सुंदर है, लेकिन मेरा एतराज सिर्फ इस बात पे होता है कि बाहुबली जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैं जानता हूँ, वो तो जो हमारे श्रद्धेय या इस देश के लिए पूजा के योग्य हनुमान जी हैं, उनको बाहुबली कहा जाता है। हम तो कहीं उनके पैर की धूल भी नहीं है, लेकिन लोगों ने कह दिया या मीडिया ने लिख दिया, तो वो तो हमारे बस की कोई बात नहीं है, तो उनकी मर्जी है। तो बाहुबली बनने का और कोई विशेष कारण तो मुझे नहीं लगता, लेकिन हो सकता है हमारे मीडिया के लोगों को इस शब्द में ज़्यादा फोर्स लगता हो, ज़्यादा इस बात को ताकत देने वाला लगता हो। तो उन्होंने, वैसे तो मैं समझता हूँ, अगर उन्होंने इस लिहाज से मुझको बाहुबली कहा है कि मैंने किसानों, गरीबों, विद्यार्थी, नौजवानों की हमेशा तरफदारी की है और जहाँ ज़रूरत पड़ी है उनके लिए आंदोलन भी किए हैं, जेल भी गए हैं, एक बार नहीं कई बार। ये विद्यार्थी जीवन का सिलसिला बाद में भी काफ़ी दूर तक चलता रहा है, तो हो सकता है इस वजह से उन्होंने बाहुबली शब्द को जोड़ा रखा हो। लेकिन आपके साथ बाहुबली शब्द तो जुड़ा, वो पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में ज़्यादा जुड़ा। तो जब आपने इतने सारे अच्छे काम किए तो फिर इतनी नेगेटिव छवि कैसे बनी? तकलीफ यही है। अब मैं उन लोगों को तो परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि उनके कहने का अर्थ कुछ और ही हो जाएगा, लेकिन ये शायद लैक ऑफ नॉलेज, कम जानकारी के आधार पर जो लोग किसी को परिभाषा देने का काम करते हैं, ये कमियां उनकी हैं। मैंने तो कभी किसी से नहीं कहा कि मुझको बाहुबली लिखिए। उन्होंने क्यों लिखा, इसको बेहतर तरीके से तो वही लोग कह सकते हैं, वही लोग बता सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद हाइप क्रिएट करने का काम जो हमारे मीडिया कर्मी, हमारे दोस्त करते हैं, उनको इस बीमारी से अलग बच करके रहना चाहिए, बल्कि उपयुक्त शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि आप मीडिया से बहुत खुश नहीं रहे, तो क्या वजह रही, क्यों मीडिया आपके इतने पीछे रहा? ऐसा आपको लगता है कि मीडिया ने आपकी छवि गलत अब जब बनाई? बेवजह बाहुबली लिखा जाएगा तो खुश कहाँ से रहेंगे? तो जब बाहुबली का हमारे उन कार्यों के बारे में, जो कार्य हमने किए हैं, जैसे कि मैं गांव की धरती से उठकर एक मध्यम वर्गीय किसान के घर से, हालांकि पिताजी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत ही बहादुर और बहुत ही शानदार किस्म के आदमी थे। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू के आंदोलन से लेकर के और बाद में भी आज़ादी की लड़ाई में उनके आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन लोगों ने क्यों लिखा, इस बात के बारे में मैं ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। तो मैं तो उन्हीं के किस्से कहानी सुनकर के बड़ा हुआ हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह जैसे लोगों के तराने पढ़ करके, सीख करके, देख करके हमारी बचपन जवानी में तब्दील हुआ। स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों के आंदोलन हुए, उन आंदोलन में विद्यार्थियों के लिए जद्दोजहद किया, और उसको लेकर के कई बार ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं। पुलिस को तो मज़ा आता है केस लिखने में, तो वो तो किसी भी बात पर और या ऐसे उन नौजवान विद्यार्थियों के आंदोलन पर कोई ना कोई केस ही दायर करती हैं। तो उन्होंने किया, उसी का रूप आगे निकल करके जो हमारे मीडिया के भाइयों ने कहा, लिखा, वो आपके सामने। बचपन कैसा था सर आपका? बचपन, हम 4 भाई थे और हमारे पिताजी आर्य समाजी, एक स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम के अच्छे खासे इस इलाके में, उस इलाके की बात कर रहा हूँ जहाँ ना बिजली थी, ना रास्ते थे, ना पानी थे, यानी यमुना और हिंडन के बीच में बसा हुआ एक खादर का इलाका, जहाँ सुविधा और साधन के नाम पर, तो कम से कम जब मैं होश संभाला, जब मैं बड़ा हुआ, मुझको तो कुछ दिखाई दिया नहीं। यानी चलने के लिए कच्ची पगडंडी, धूल भरे रास्ते, न बिजली, रोशनी के नाम पर लालटेन या मिट्टी की डिबिया या सरसों के तेल का दिया। हम लोगों ने जो अपनी प्राथमिक शिक्षा पास की या प्राथमिक स्कूल और जूनियर हाई स्कूल तक गए, मुझे याद नहीं हम कभी बिजली की रोशनी में पढ़े, बल्कि मिट्टी के तेल की डिबिया, सरसों के तेल का दिया या लालटेन। लालटेन तो हमारे इलाके में उस टाइम एक प्रोग्रेस की निशानी होती थी।
जो कहीं कहीं किसी की ना किसी के घर और घेर में जलती हुई दिख जाती थी। ये ऐसा इलाका था। तो वहाँ से निकल करके कश्मकश जिंदगी की जद्दोजहद, अभाव भरी जिंदगी, परेशानियों से मुकाबला, इन सारी लड़ाइयों को झेलते हुए हम लोग बड़े हुए। यानी स्कूल भी जाना पड़ता था तो हिंडन नदी की नाव पे चढ़ करके नदी को पार करके जाना पड़ता ये था। कौन से साल की बात है सर? ये बात है 60 की। ओके। मैं शायद उस वक्त 9th क्लास में हम्म गाजियाबाद गया था। MMH कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ था, और तब गांव से लेकर के पूरे 9 किलोमीटर तक पैदल ही जाना था। ओके। यानी कि गांव इतने आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत नहीं था किसान कि उसका बेटा या बेटी साइकिल लेकर के भी जा सकता था। थे नहीं, अभाव था, परेशानी थी। लेकिन वैसे भी किसान कभी इतना रईस नहीं होता। अब की बात और है, अब तो नोएडा इस दुनिया की नगरियों में शामिल है, तब नोएडा कहीं भी किसी नक्शे पे नहीं था। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे इलाके में कि जहाँ धूल भरी पगडंडी, अभाव, परेशानियां, मुश्किलें, वहाँ पर हम लोग बड़े हुए, आगे चलने का काम किया। सर, आपका जन्म बुलंदशहर के सराफाबाद गांव में हुआ और आपने BHU में भी पढ़ाई की है, तो वो सफ़र वहाँ तक कैसे पहुँचे आप? देखिए, उस वक्त ये जिला जहाँ हमारा आप मौजूद हैं, जिसका नाम नोएडा है, वो तब जनपद बुलंदशहर में ही था। यानी नरोरा से लेकर के जहाँ पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जी के ठहरने के अच्छे अच्छे गेस्ट हाउस बने हुए हैं, वहाँ से लेकर ओखला तक जिला बुलंदशहर ही होता था। उसी में हमारा गांव आता। तब मैं शुरू से, चूंकि मैंने अभी आपको बताया, आर्य समाजी परिवार में पला बड़ा हुआ, तो आर्य समाजियों में उसके शुद्ध अच्छे नियमों के तहत सेहत को अच्छा रखना, ब्रह्मचर्य रहना, एजुकेशन शिक्षा प्राप्त करना, कसरत करना, ये सारी हमारे नियमों में है। तो कुल मिलाकर फिजिक्स से ठीक था। तो मैं खेल खिलाड़ी भी था, यानी गांव में कबड्डी खेलना और दूसरे जो गांव के ग्रामीण खेल होते हैं उनमें आगे आगे रहना। इस लिहाज से मैं जब MMH कॉलेज में गया तो वहाँ के इंटर कॉलेज का अध्यक्ष बना, और उसके बाद में इंटर कॉलेज पास करके फिर हम एक ऐसी टीम में शामिल हो गए जो टीम कबड्डी और वॉलीबॉल खेलती थी। धीरे धीरे वो खेलते खेलते हम एक दिन वॉलीबॉल का मैच खेलने BHU में पहुंच गए। BHU में मिलने के बाद बहुत सारे साथी और बहुत सारे जो बहुत ही इंटेलिजेंट और अच्छे प्रोफेसर्स थे, उनमें से 2-4 ने इस बात की सराहना की कि मैं मतलब सेंटर का, शूटिंग का अच्छा वॉलीबॉल प्लेयर था। तो कुल मिलाकर के उन्होंने हमारे सामने एक प्रपोजल रखा कि आप क्यों नहीं हमारे यहाँ इस टीम में शामिल हो जाते हैं। मैंने उनके सामने शर्त रखी, मेरा जब एडमिशन होगा तभी मैं आ सकता हूँ। उन्होंने उसमें हेल्प की, मेरा एडमिशन हुआ, मैं BHU में पहुँच गया। तो सर, आप खिलाड़ी थे, तो एक खिलाड़ी से राजनेता कैसे हुआ? ये खिलाड़ी से राजनेता, देखिए राजनीति, मैंने कहा ना, स्वतंत्रता सेनानी का बेटा कहीं ना कहीं देश हित, राष्ट्र हित से तो जुड़ा होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोग तो ऐसे थे जो, हमको तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की कहानियां ही अच्छी लगती थी। तो कुल मिलाकर के देश के प्रति मोह, समाज में काम करने के लिए मनसा, और नौजवान बच्चों के, नौजवान साथियों के लिए आगे बढ़ करके काम करना, ये मेरी आदत थी। तो उस लिहाज से, उस तरीके से मैं खिलाड़ी भी बना, और खिलाड़ी के बिना पे मेरा एडमिशन BHU में हुआ। उसके बाद का सफ़र क्या रहा सर? बाद का सफ़र बस एक दिन ये इत्तेफाक की बात कही कि मैं अपने तरीके से, जब मैं लौटा वहाँ से कॉलेज से, तो गांव के लोगों ने मुझको नई उम्र का बच्चा समझ के, मैं गांव में ही आता जाता, बैठता उठता, घूमता फिरता रहता, कोई रोजगार तो था नहीं। तो गांव के लोगों ने देखा क्यों नहीं इस नौजवान बच्चे को गांव का प्रधान बना दिया जाए। गांव वाले लोगों ने इकट्ठा होकर के और मुझे सर्वसम्मति से गांव का, शरफाबाद का प्रधान बना दिया। मेरे लिए काम करने का मौका था। तो मैंने गांव में बड़ी मेहनत के साथ में गांव के कहीं खरंजे, कहीं नाली, कहीं इस तरीके का काम करना शुरू किया। तो कुछ ही दिनों बाद ब्लॉक बिसरुक के प्रमुख का चुनाव था। मेरे सामने प्रपोजल आया कि आप प्रमुख ही भी लड़ सकते हैं, क्योंकि तब गांव का प्रधान एंटाइटल होता प्रमुख बनने के लिए। तो मैंने उन गांव वालों से, हालांकि ये जातिवादी राजनीति का जो दंश है, ये तब भी देश में मौजूद था, आज भी मौजूद। आज भी है वो तो।
तो कुल मिलाकर के, क्योंकि हमारी इस इलाके में विशेषकर यदकुल के लोगों की, यादव लोगों की वोट करीबन 7-8 ही थी। बाकी गांव तो हमारे थे, लेकिन उनमें दूसरे लोग प्रधान थे। तो कहने का मतलब है, ये हालांकि राजनीति की बड़ी गिरी हुई परिभाषा है कि मैं जाति व्याधि व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, लेकिन देखने के लिए हम महज आदर्श के रूप में तो कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली रूप में कहीं ना कहीं देश उन शिकंजों में आज भी जकड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के मैंने फिर भी अपने साथियों से कहा, ठीक है, इसको आजमा करके देखते हैं। मैं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़के देखता हूँ। ईश्वर की मेहरबानी और साथियों का साथ कि जिस इलाके में हमारी वोटों की गिनती कुल 6-7 ही थी और उसमें 150 गांव शामिल थे, तो 150 लोग तो दूसरी जातियों के थे, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है और उन दोस्तों की मेहरबानी जो प्रधानों के रूप में जिन्होंने मुझे वोट दिया कि मैं 150 गांवों के समूह में अब तक के मैक्सिमम वोटों से जीत करके ब्लॉक प्रमुख बना। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा शायद एक तो मेरे खिलाड़ी होने का फायदा मुझे मिला होगा, एक मैं समझता हूँ, हालांकि अपने मुंह से बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिजिक और हेल्थ से भी हम लोग अच्छे थे, पढ़ने में भी इंटेलिजेंट थे। तो कुल मेरा वो सारी बातें, और दूसरे हमारे पिताजी का, जिनको महाशय जी के नाम से जाना जाता था, उनके अपने सर्किल का भी फायदा मिला होगा। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा फायदा, और ब्लॉक प्रमुख के रूप में परिणित हुआ और मैं ब्लॉक प्रमुख बन गया। ब्लॉक प्रमुख रहते हुए मैंने वहाँ भी ब्लॉक अच्छे काम किए जो भी मुझसे हो सकते थे। इसी दौरान मुझको एक बुलावा आया कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी तुमको यूपी भवन बुला रहे हैं। ये बात प्रमुखी के करीबन 1.5 साल के बाद हुई। मैं यूपी भवन में चला गया, और यूपी भवन में जब मैं गया तो वहाँ मुझको माननीय मुलायम सिंह जी, कुंवर रेवती रमन सिंह जी, बेनी प्रसाद वर्मा जी और रमाशंकर कौशिक जी, ये एक कमरे में बैठे हुए मिले। मैंने नमस्ते की, मैं गया तो मेरे सामने प्रपोजल मुलायम सिंह जी ने रख दिया कि भाई, तब मुझको धर्मपाल ही कहते थे, कि भाई धर्मपाल जी, तुमको हम अपनी पार्टी से बुलंदशहर से विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं। मेरे लिए तो खुशी का मौका था, क्योंकि एक ब्लॉक प्रमुख को कोई बड़ा नेता अपनी तरफ से ऑफर दे तो निश्चित तौर से उसको खुशी होना ही चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहेंगे तो मैं चुनाव लड़ लूँगा, और मैं चुनाव लड़ा। और उस वक्त के कद्दावर नेता सईदुल हसन साहब कैबिनेट मिनिस्टर होते थे एनडी तिवारी साहब की सरकार में। मैंने उनको काफ़ी बड़े मार्जिन से, यानी कि 73,000 वोटों से हराया। ये बात जनता दल के दौरान की थी, जब वीपी सिंह जी की सरकार, वीपी सिंह जी निकल पड़े थे राजीव गांधी जी की सरकार से अलग होकर के। तो मैं उन्हीं का उम्मीदवार था जनता दल का, और मैं भारी बहुमत के साथ वहाँ से जीत करके आगे बढ़ा। तो आपको राजनीति में लाने का श्रेय क्या मुलायम सिंह यादव को जाता है? निश्चित सलाह उन्हीं ने दी, उन्होंने ही बुला के मुझको टिकट की बात कही, उन्होंने ही मुझे जनता दल में शामिल किया। सर, जिक्र आता है आपके राजनीतिक गुरु का, अगर हम सोशल मीडिया पे या फिर गूगल पर सर्च करते हैं कि महेंद्र सिंह भाटी आपके राजनीतिक गुरु रहे, उनके बारे में कुछ बताइए। नहीं, महेंद्र सिंह भाटी बहुत अच्छे इंसान थे और बढ़िया नेताओं में रहे वो, लेकिन गुरु होने का तो मतलब इसलिए नहीं उठता है कि मैं तो उससे ही पहले मुलायम सिंह जी का विधायक बन चुका था। उन्हीं की हत्या का आरोप आप पे कैसे लगा? उनकी हत्या का आरोप तो एक राजनीतिक षड्यंत्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर माननीय न्यायालय के निर्णय को देखा जाए तो ये बात बड़ी साफ हो जाती है कि मेरा कहीं लेश मात्र भी उसमें कोई रोल नहीं था। कैसे संबंध थे आपके और महेंद्र सिंह भाटी के? बहुत अच्छे संबंध, मैं जानता था उन्हें, वो दादरी के विधायक थे, मैं बुलंदशहर का, तो कोई राजनीतिक कंट्रोवर्सी होने का तो सवाल भी नहीं उठता है। तो कुल मिलाकर के मेरे उनके बीच कोई रंजिश नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था, व्यवहार के रिश्ते थे। ये तो राजनीतिक तौर से अब सारी बातें क्या बताएं क्या कहें, कि जिन लोगों का षड्यंत्र था उन्होंने कोशिश करके, हम भी एक उभरते हुए खिलाड़ी थे इस फील्ड में, राजनीति के में, तो हो सकता है हमारा इंतजाम करने के लिए षड्यंत्र हमारे ऊपर लाद दिया गया। क्या आपकी भी हत्या करने की कोशिश करवाई गई? अब देखिए, राजनीतिक तौर पे तो कई चीजें चलती रहती हैं, दुश्मनी दोस्ती भी चलती है, लेकिन मैं राजनीति में कभी उस दुश्मनी तक जाने की सोचा नहीं कि राजनीति में कोई हत्या या हत्या का षड्यंत्र या ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी करने का काम भी राजनीति के किसी व्यक्ति को करना चाहिए। मेरे लिए
ये लेकिन आप पे तो बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए सर, 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए आप पर। नहीं, अब मैं बताता हूँ, अब मेरे विद्यार्थी जीवन में ही मेरे पास 16-17 मुकदमे लग गए थे, तो क्या करें। पुलिस अगर किसी की एफआईआर दर्ज कर ले और ये कहे फला जगह ये 15 लड़के खड़े हुए नारेबाजी कर रहे थे, अब हमारे ऊपर तो डीआईआर भी लग गई थी इंदिरा गांधी जी के टाइम में, जब इमरजेंसी लगी थी, मैं डीआईआर में बंद रहा कि मैं उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहा था, मैं पर्चे बांट रहा था, जबकि ऐसा तो कुछ नहीं था। लेकिन पुलिस को चूंकि कोटा पूरा करना होता है, ऊपर के अधिकारी जब ये कहते हैं केस बना के लाओ, तो दरोगा कुछ भी केस बना देता है। ये बहुत संगीन केस बने हैं आप पर, हाँ, छोटे मोटे केस नहीं है, बहुत संगीन केस हैं। मैं कह तो रहा हूँ कि संगीन केसों की बुनियाद, अगर संगीन ही केस कोई होता तो अदालत तो माननीय सर्वोच्च है, अदालत ऐसे निर्णय क्यों देती थी। मेरे को तो आज तक किसी केस में एक नए पैसे का पनिशमेंट भी नहीं हुआ और किसी एक दिन की सजा भी नहीं हुई। तो कुल मिलाकर के अगर ये आपकी बात को माना जाए, तब तो बुनियादी तौर पे अगर मेरे खिलाफ कुछ था तब तो मुझको सजावार होना चाहिए था। लेकिन मेरे तो किसी भी केस में कोई ऐसा एलिगेशन मेरे ऊपर नहीं। अभी भी कोई मुकदमे चल रहे हैं? कोई मुकदमा नहीं चल रहा, सारे मुकदमे खत्म हो जी चुके हाँ। हैं। सर आपका नाम बदनाम बहुत हुआ, तो क्या लगता है कि आपका नाम बदनाम करने के पीछे कौन रहे? क्या आपके आसपास ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने आपके नाम का मिसयूज करके आपको बदनाम करने की जी हाँ, कोशिश वो की? लोग जो नहीं चाहते थे कि हमारे जैसे लोग मजबूत ग्रुप बना करके राजनीति में आए। सर आपने बताया कि मुलायम सिंह यादव आपको राजनीति में लेकर आए हैं, जी, लेकिन एक टाइम आया कि आपने मुलायम सिंह यादव के आज बहुत विरोधी माने जाते हैं, आप उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ा आपने, तो क्या रहा था पूरा प्रकरण? क्या देखिए, आपने वाकई मुलायम सिंह यादव की कुर्सी लेने की कोशिश की नहीं नहीं, थी? ऐसा चुनाव क्या तो आपका कभी है? कभी बाप और बेटे में, माँ और बेटे में भी लड़ा जाता है। माधवराव सिंधिया इसकी मिसाल हैं, और भी बहुत सारे, मियाँ बीवी में भी लड़ा जाता है। कृपलानी जी और दूसरे लोग इस बात के सबूत हैं। तो ये कोई विरोध की बात नहीं, वो तो ऐसा हुआ था इत्तेफाक। मैं आपको बता दूं, आपने पूछ ही लिया तो उसको मैं क्लियर कर देता हूं कि मैं संभल से उस वक्त का लोकसभा मेंबर था। तो एक दिन मेरे पास में ठाकुर अमर सिंह ने मुझे बुलाया, मुलायम सिंह जी के पास गया। तो तब मैं कांशीराम जी के प्रभाव में था और उन्हीं के साथ था, उन्हीं की पार्टी से मैं लोकसभा का मेंबर था। बीएसपी से? जी हाँ। तो मुझको कहा गया, मुलायम सिंह जी ने कहा कि भाई ऐसा करो डीपी, तुम हमारे साथ पार्टी में आ जाओ और हम तुमको शामिल करके और बहुत अच्छे ढंग से नेता भी बनाएंगे और तुम्हारे लिए चुनाव का भी एरिया तुम्हें बताएंगे। मैंने कहा ठीक है नेताजी। तो मैं उनकी बात मान करके और उनकी पार्टी में आने के लिए मैंने हाँ कह दी। तो जब मुझे शामिल करने आए, ये पहला वाकया है किसी एमपी को। देखिए नेताजी मुलायम सिंह जी, बलराम सिंह यादव और बाकी लोग तो, जनेश्वर मिश्र, रमाशंकर कौशिक, बेनी प्रसाद वर्मा, रेवती रमन, ये बड़े नेता थे। तो मैं तो उनके सामने बहुत एक छोटी सी इकाई था। तो उन्होंने कहा तो मैंने उनकी बात स्वीकार कर ली। लेकिन मेरे को मेरे घर पे पार्टी में ज्वाइन कराने आए। यानी कि उस रोज की मुझे वाकया याद है, 15 बलवंत राय मेहता लेन जो मेरा पॉलिटिकल हाउस था, उसके बाहर की सड़क लबालब खचाखच पब्लिक से भरी हुई थी, करीबन कुछ नहीं तो 5-6 हजार लोग रहे हों जब ये लोग मुझे पार्टी में शामिल कराने पहुंचे। विधिवत पार्टी में शामिल हुआ, सब नारेबाजी हुई, प्रेस हुई, सारा कुछ हुआ। और उसके करीबन 4-6 रोज बाद, ये वक्त चुनाव का था, लोकसभा के चुनाव, तो करीबन एक बड़े अजीब घटना घटी कि मेरे बिल्कुल साधु और सन्यासी की तरह मेरे एक बड़े भाई थे महाशयराम सिंह, वो सुबह ही हवन यज्ञ करना उनके रोजमर्रा के कर्म में शामिल था और इलाके में बहुत ही अच्छी उनकी रेपुटेशन और इज्जत थी। अचानक से उनका मर्डर हो गया और मैं उस रंज में शामिल था। इसी दौरान मुझे पता लगा एक दिन जब मैं अपने घर पे शोक सभा में था ही, कि मुलायम सिंह यादव ने जिन्हें जाके पार्टी में शामिल करने के बावजूद मेरी सीट पे जाके नॉमिनेशन कर। क्यों? संभल, ऊपर वाला जाने, भगवान जाने। और ये करतूत जो लोगों ने मुझे बाद में बताई,
वो अमर सिंह जी की थी। अमर सिंह किसी भी कीमत पे मुझको और मुलायम सिंह जी को अलग अलग कर देना चाहते थे। कॉन्स्पिरेसी चाहे जो रही हो मैं नहीं जानता, लेकिन कॉन्स्पिरेसी यही रही होगी, किसी तरह मुलायम सिंह के पीछे से एक ताकत को या एक ग्रुप को हटा देना। मेरे साथ यूथ था, नौजवान बहुत ज़्यादा लोकप्रियता के आधार में या समझ लिए एथलीट के आधार में या खिलाड़ियों के आधार में, इसलिए हमारे साथ जुड़े थे। तो उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया। तो मैं उस रोज़, मुझे अच्छी तरह याद है, अपने एमपी हाउस पे 15 बलवंत राय मेहता पे ही बैठा था। अचानक से दोपहर को एक फ़ोन आता है और फ़ोन पे सामने से मेरे लड़के पीए ने, अरविंद ने आके कहा मुझसे कि जी पीएम हाउस से आपके लिए फ़ोन है। तो मैंने फ़ोन लिया और मैंने सामने से जो आवाज़ सुनी, उस आवाज़ को मैं पहचानता था। वो आवाज़ रंजन भट्टाचार्य की थी। अच्छा। रंजन भट्टाचार्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुंह बोले दामाद थे। तो मैं रंजन की आवाज़ को पहचानता था। मैंने रंजन जी से कहा, रंजन जी नमस्कार, आप बोल रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ डी भाई मैं ही बोल रहा हूँ, अटल जी बात करना चाहते हैं। तो मेरे लिए तो एक सरप्राइज था, एक प्रधानमंत्री एक ऑर्डिनरी एमपी से क्यों बात करेगा जबकि पार्टी का भी कोई ताल्लुक नहीं था। तो मैंने कहा कि अटल जी क्या आदेश है? तो सामने से आवाज़ आई, अरे भाई यादव जी चुनाव तो लड़ना चाहते हो? मैंने कहा सर अंधे को क्या चाहिए दो आंख, हमें तो एक आंख भी मिल जाएगी तो गुजारा हो जाएगा। क्योंकि मेरी सीट पे तो मुझे खबर मिल चुकी थी, मुलायम सिंह यादव जी नॉमिनेशन कर चुके हैं। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ थी, जबकि मुलायम सिंह यादव जी चंद्रशेखर जी के सामने हमारी शोक सभा में हमको आश्वस्त करके आए थे, 10,000 लोगों को एड्रेस करके आए थे कि डीपी यादव से कहो कि परेशान ना हो, निराश ना हो, हम उनके साथ हैं, हम उन्हें चुनाव भी लड़ाएंगे और हर तरीके से उनका साथ देंगे। और उसी के 2 दिन बाद ये घटना हो गई। तो मेरे लिए तो एक अजीब हादसे की तरह ये बात मेरे सामने थी। तो कुल मिलाकर के मैंने अटल जी से कह दिया। अटल जी ने कहा ठीक है तुम पीएम हाउस आ जाओ। मैं वहाँ से पीएम हाउस चला गया। पीएम हाउस जाने के बाद अटल जी ने मुझसे कहा, उस मुझे अच्छी तरह याद है, नाश्ते की टेबल पे मैं, अटल जी की बेटी और अटल जी और मैं, हम 4 ही लोग मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि मैं सुषमा जी को कह देता हूँ आप यहाँ से एयरपोर्ट चले जाओ और जाके वहाँ से लखनऊ से तुमको राजनाथ सिंह जो उस टाइम पार्टी के अध्यक्ष थे और माननीय कल्याण सिंह जो चीफ मिनिस्टर थे, उनके पास चले जाओ और अपना फार्म लेके आ जाओ। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। क्यों कि मैं तो एकदम अंधेरे में था, नॉमिनेशन का कुल 1 दिन बाकी रह गया था। मैं अगर नहीं जाता या नहीं ऑफर ये मेरे को मिलती तो मेरा तो मतलब इधर ना उधर डावाडोल था मामला। तो मैं वहाँ से हवाई जहाज ले करके मैं लखनऊ चला गया। लखनऊ में पहुंचा तो कालिदास मार्ग पर, जिस पे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रहते हैं, माननीय कल्याण सिंह जी और माननीय राजनाथ सिंह जी दोनों मुझे मिले। उन्होंने कहा कि भाई ये आपका AB फार्म है, लिफाफा, चाय पिलाई मुझको, लिफाफा थमाया कि आप तुरंत जाके अपने नॉमिनेशन की तैयारी कीजिए। तो आपने मुलायम सिंह यादव से बात करने की कोशिश नहीं की कि ऐसा हुआ क्या? जब नॉमिनेशन कर दिया तो बात करने की गुंजाइश कहाँ रह गई? अमर सिंह को क्या समस्या थी आपसे? अमर सिंह को तो मैं क्या समझता, आप लोगों की कभी बनी नहीं तो क्या समस्या थी? देखिए अब वो यहाँ है नहीं तो उनके बारे में क्या कहा जाए, वो दुनिया में नहीं है। तो क्या कान के कच्चे थे मुलायम सिंह यादव? जो कहा गया वो भाई ये बड़े नेता कान के कच्चे तो होते ही हैं। तो मुलायम सिंह जी के अमर सिंह जी के कुछ घनिष्ठ संबंध थे, उन संबंधों के आधार पर अमर सिंह जी ने फायदा उठाया उनसे। और अमर सिंह जी के पीछे जो लॉबी थी, उस लॉबी की मंशा पूरी होगी, किसी तरह DP यादव को और मुलायम सिंह जी को अलग अलग कर दो, तो वो इसमें कामयाब हो गए। तो उसके बाद उस चुनाव में क्या हुआ? उस चुनाव में तो बहुत ही बड़ी अजीब अजीब बातें हुई। यानी तो आप मुलायम सिंह मैं जब घर से निकलता था तो पहले, इससे पहली घटना मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं निकलता था तो मेरे पीछे एक तो PSC की गाड़ियाँ, SDM लोग रहते थे, रहे, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं थी। लेकिन आखिर के 2 दिन पहले, यानी वोटिंग में सिर्फ 1 दिन बाकी था, बीच में कल्याण सिंह जी की मीटिंग लगी थी क्षेत्र में। एक बहुत बड़ा मैदान है वहाँ पे, रहरा के नाम से। करीबन 1 लाख लोग मौजूद रहे होंगे उस मीटिंग में। पूरा मैदान पैक था, किलोमीटर लंबा मैदान। तो कल्याण सिंह जी ने कुछ बड़ा
बहादुरी भरा भाषण दे डाला। मैंने बाद में उन्होंने कहा भी, मन की मुख्यमंत्री जी ये तो आपने कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्ड यूज कर दिए। क्या वर्ड थे वो? वर्ड ये थे कि मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो मुलायम सिंह यादव को चुनाव जिताना चाहते हैं जबरदस्ती और बूथ कैप्चरिंग के बल पर, क्या अपने घर का पता अपनी जेब में डाल करके लेके आए ताकि उनको उनके घर पहुंचा दिया जाए। ये कल्याण सिंह जी ये के कल्याण शब्द थे। सिंह। तो मेरे को भी थोड़ा अजीब सा लगा, इतनी बहादुरी, इतने कटु शब्दों का भाषण अमूमन मुख्यमंत्री का होता नहीं है। लेकिन जो जो उसमें कह गए तो मुझसे कहने लगे, भाई डीपी भाई आज हमने राजनीति पे नहीं रणनीति पे भाषण दिया। खैर, अच्छा। बड़े नेता थे तो हमको कहना भी क्या था। और ठीक उसी रोज रात को जब उन्होंने शाम को भाषण दिया, रात को उत्तर प्रदेश की सरकार गिरा दी गई, कल्याण सिंह जी को हटा दिया गया, नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो रात को 1 बजे मेरा फार्म हाउस जो खेती का कारोबार है वो धनारी, संभल में धनारी एक जगह पड़ती, वहां था। तो रात को 2 IPS ऑफिसर मेरे पास आए। एक उनमें के बख्शी SSP मुरादाबाद, क्योंकि तब संभल मुरादाबाद में होता था। और उन्होंने मुझे बाहर से आके बताया, लड़के ने कोई 2 IPS ऑफिसर आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है बुलाओ। तो मुझसे उन दोनों IPS ऑफिसर ने कहा कि नए मुख्यमंत्री ने आपकी विशेष सुरक्षा के आदेश दिए हैं। मैं तो समझ रहा था कुछ ना कुछ तो होगा, सरकार गिर गई तो। मेरे पास तो मैसेज आ रहे थे लगातार कि आपके चुनाव की वजह से सरकार गिरी है। और चुनाव गिराई भी इसलिए गई थी क्योंकि मुलायम सिंह जी चुनाव हार रहे थे, ये सभी को पता थी। और तो और फॉरेनर के BBC के जो न्यूज रिपोर्टर थे और प्रेस वाले थे, बाहर मुल्कों के प्रेस बहुत खेतों में घूमती थी। तो ये इंटरनेशनल मुद्दा हो गया था। इंटरनेशनल मुद्दा हो गया था। तो और सब लोग कहने भी लगे थे क्योंकि मुलायम सिंह जी का चुनाव कहीं दिखाई नहीं देता था। तो कुल मिलाकर के उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपकी विशेष सुरक्षा के आदेश दिए हैं, सुबह से जब आप निकलेंगे या वोट डालने जाएंगे या कन्वेंसिंग में जाएंगे तो आपके साथ 10 गाड़ी PSC, हमारा SDM आपके साथ जाएगा। मैं बोला जैसा आदेश हो। अंदाजा तो था कि क्या होगा। उनका पूरा प्लान बन गया। वो नए मुख्यमंत्री ने रात में DM, SSP, तुम्हारा इंस्पेक्टर, SDM सभी कुछ बदल दिया। और चुनाव हुआ तो चुनाव जैसा होना था वैसा हुआ। फिर भी ईश्वर की मेहरबानी है, मेरे को 2,90,000 वोट फिर भी मिले और चुनाव डिक्लेयर हुआ तो मुलायम सिंह जी जीत गए। मैंने उनके खिलाफ एक रिट इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी, जैसा मुझसे पार्टी के लोगों ने कहा। उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने मुलायम सिंह जी को करप्ट प्रैक्टिस का दोषी ठहरा दिया और उनके चुनाव को कैंसिल कर दिया। अब उसके बाद चूंकि हमारे यहाँ की प्रक्रिया और सभी जगह कोर्ट की प्रक्रिया ये होती है कि नीचे वाला कोर्ट अगर कोई आदेश देता तो ऊपर वाले कोर्ट में जाने की इजाजत होती है। तो मुलायम सिंह जी फिर आके, चूंकि खेल सारा अमर सिंह का था, अमर सिंह जी ने यहाँ आकर के सारे सीनियर एडवोकेट को एंगेज करके सुप्रीम कोर्ट वालों को और जा करके उस पर स्टे ले लिया और वो केस फिर 5 साल तक चलता रहा। अगला चुनाव आ गया। तो फिर बीजेपी से बाहर क्यों हुए सर? बीजेपी से बाहर गया नहीं। बीजेपी में भी 2 ग्रुप थे अलग अलग। एक ग्रुप प्रमोद महाजन जी का था जो अटल जी के साथ था और दूसरा ग्रुप अरुण जेटली जी का। आप कौन से ग्रुप वाले थे? नहीं, मैं ग्रुप वाला नहीं रहा, हम तो बाहर के लोग थे। तो क्या कहीं ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी ने इस्तेमाल किया है मुलायम सिंह यादव के अगेंस्ट आपको, कि कहीं ना कहीं आपका इस्तेमाल तो लोग इसलिए कहते हैं कि भाई मुझे उनके सामने लड़ा दिया, इनके पास कोई कैंडिडेट शायद हो सकता ना हो, इनको लगा कि भाई DP यादव से उपयुक्त कैंडिडेट और क्या हो सकता है। और मेरे सामने मजबूरी ये थी, मेरी कोई गलती नहीं थी उसमें, मेरे सामने रास्ता ही नहीं था, मैं कहाँ जाता। मैं सिटिंग MP था, मेरी सीट पे कोई दूसरा आकर के और अपना नॉमिनेशन कर दे तो मेरे पास रास्ता, और फिर कुल नॉमिनेशन में कुल 2 दिन बाकी रह जाएं तो मेरे सामने कोई रास्ता था ही, मजबूरी थी। और फिर मुझे एक बीजेपी बड़ी पार्टी का ऑफर मिल जाए और वो भी प्रधानमंत्री जी ऑफर दें कि आपको हम उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से मैंने उसको स्वीकार किया और वो इस तरीके से मैं बीजेपी में आ गया। विरोध इसलिए हुआ, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं रोज उस वक्त में
राजस्थान के करीबन 15 पीजी कॉलेज में मेरे अध्यक्ष थे, जो मेरी पार्टी से अध्यक्ष बने थे। तो उस रोज मैं पीजी कॉलेज, अग्रवाल पीजी कॉलेज जयपुर में छात्र संघ की शपथ करा रहा था। मुझको अचानक से प्रमोद महाजन जी का फोन जाता है। मेरा साथी कहता, जी महाजन जी का फोन है, बात करना चाहते। मैंने फोन लिया तो मैंने कहा, महाजन जी क्या आदेश है? उन्होंने कहा, डीपी भाई कहाँ हो? मैंने कहा, जी मैं राजस्थान में जयपुर में हूँ। कि क्या दिल्ली नहीं आ सकते? मैं बोला, जी क्यों, दिल्ली तो आऊँगा ही। तो कहने लगे कि कब तक आ जाओगे? तो मैंने कहा, जी मैं जल्दी कोशिश करूँगा, कल आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा, कल नहीं, आज आ जाइए। तो मैंने कहा, जी अब बड़े नेता थे, अटल जी के साथ के नेता थे। तो मैंने कहा, ठीक है, मैं कोशिश कर लेता हूँ कि सीधे मेरे घर पे आ जाना। मैं ओथ के बाद में वहाँ से चला और 4 घंटे में करीब दिल्ली पहुँच गया। उस टाइम पार्टी के प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू थे। तो जब मैं प्रमोद जी के घर पहुँचा तो मुझे वहाँ पे वेंकैया नायडू जी, सतपाल मलिक जी और प्रमोद महाजन जी, तीनों लोग मिले। उन्होंने कहा, आइए। तो उन्होंने कहा, चलो भाई गाड़ी निकालो। तब बीजेपी के कार्यालय में 3 बजे प्रेस हुआ करती थी डेली। मैंने कहा, कहाँ चलना है? तो उन्होंने कहा, चलो आज आपको विधिवत। मैं बोला, मैं तो ऑलरेडी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा हूँ, कमल के निशान पे चुनाव लड़ा हूँ, तो मेरा पार्टी में शामिल होने की बात कहाँ से? मैं कहा, नहीं, आज आपको विधिवत शामिल कराते हैं। अच्छा। मैं, प्रमोद महाजन जी, वेंकैया जी और सतपाल मलिक जी जाके बीजेपी कार्यालय पहुंचे। वहाँ पे प्रेस शुरू हुई, डिक्लेयर किया गया, सब कुछ ठीक था। अरुण जेटली जी भी वहीं मौजूद थे, उनसे भी दुआ सलाम है, अच्छी तरीके से हुई, बातचीत हुई, चले आए वहाँ से। उसके सही 3 दिन बाद एक मीडिया में आवाज़ उठना शुरू हुई और वो आवाज़ इतनी बुलंद होती चली गई कि जैसे पता नहीं हिंदुस्तान की राजनीति को डीपी यादव ही बदलेगा, या डीपी यादव को ही फोकस करके ऐसा बवाल मचना शुरू हुआ कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया। क्या किया था आपने? ना तब किया था ना आज किया है। मैंने बताया ना कि अगर मैंने कुछ भी किया होता तो माननीय न्यायालय तो सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था है न्याय की, उसने जब कोई ऐसा आदेश मुझे नहीं दिया कि मैं कहीं गिल्टी हूँ, कहीं किस तरह की दिक्कत में उसमें हूँ, तो फिर कैसे कहा जा सकता है? तो कुल मिला करके ये घटना इस तरीके से हुई। मीडिया ने कुछ, मीडिया वाले भाइयों को मैं क्या कह सकता हूँ। बीएसपी जब आपने ज्वाइन की तो मायावती जी का स्टेटमेंट था कि सपा के पास राजा भैया है तो हमारे पास डीपी यादव है। ये बहुत बाद की बात है, ये हमारे तो तब तक आप स्वाभिमान, बाहुबली बन चुके थे इसलिए कहा गया। ये देखिए, बाहुबली का सेंस अगर आप किसी अपराध आप बोध से लगा पॉजिटिव रही सोचते हैं, लेकिन आम जनता तो नेगेटिव ही तो सोच मेरा रही है। ये विरोध है। आम जनता, सब लोग तो अनपढ़ नहीं है। अब कुछ अनपढ़ लोग अगर समझें तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ। बाहुबली का अर्थ कभी भी, बहुत सारे जुड़े रहे आपके साथ। नहीं, मेरे साथ और तो कोई विवाद जुड़ा ही नहीं। मैं अच्छी कबड्डी खेलता था, अच्छा एथलीट था, अच्छा राइटर था, आज भी मैं लिखता हूँ। मैंने 6-7 बुक्स लिखी हैं, कवि किताबें कविताओं की। और मैं अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मैं अच्छे घर का बच्चा था, आदर्शवादी बाप का बेटा था, स्वतंत्रता सेनानी का बेटा था। ये सारे प्लस पॉइंट ही तो हैं। लेकिन माइनस पॉइंट भी तो है। आपको लोग शराब माफिया भी बोलते थे, आपको लोग दबंग दूधिया भी बोलते थे, आपको लोग बाहुबली भी बोलते हैं, हिस्ट्री शीटर भी बोला गया। मेरा दूध तो का दोनों ही पक्ष रहे। दूध का कारोबार तो कभी रहा ही नहीं। तो ये आया अगर कैसे? लोगों ने दबंग लिखा, दूधिया वर्ड आया कैसे? देखिए, एक किसान के बेटे के बारे में अगर दूध की बात की जाए तो दूध घी के खाने पीने वाले तो लोग हम हैं ही। और वैसे भी जाति से हम तो कृष्ण की जाति के लोग हैं, यादव हैं, यदुकुल के लोग हैं। तो कुल मिलाकर के दूध का बात अगर किसी ने कही है तो मेरा तो दूध का कभी कोई कारोबार रहा ही नहीं आज तक। अच्छा। हाँ, तो मैं तो, हाँ, खेल खिलाड़ी रहा हूँ, एथलीट रहा हूँ, बढ़िया वॉलीबॉल का, कबड्डी का प्लेयर रहा हूँ, पढ़ने में अच्छा, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं तो कमज़ोर भी नहीं रहा हूँ, कई हाई स्कूल की क्लासों तक का तो मॉनिटर रहता आया हूँ। तो कुल मिलाकर के, लेकिन अब कुछ दोस्तों की मेहरबानी, वो अपनी मेहरबानी करते रहें तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। तो पश्चिमी यूपी के बेताज बादशाह कैसे बने आप? ये भी शब्द आपको, ये उपाधि भी आपको दी गई है कि आप पश्चिमी यूपी के बेताज बादशाह हैं। आजकल बादशाह कहीं होते हैं क्या? लेकिन आपको ये उपाधि दी गई है, किसी और को नहीं दी गई। तो ये क्यों दी गई आपको? पता नहीं, ये तो उपाधि देने वालों को बेहतर पता होगा। लेकिन पूर्वांचल के आप शेर हिंद हो गए। नहीं, मैंने तो बादशाह कभी की नहीं।
और अब लोगों ने हमारे स्वाभिमान को या तो पहचान के या हमको जो संस्कार दिए गए हैं वो बहादुरी के संस्कार तो हैं, स्वतंत्रता सेनानी के बेटे के संस्कार तो हैं, और एक ऐसा लिटरेचर जिसको आर्य समाज कहा जा सकता है, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्था आर्य समाज महर्षि दयानंद जी ने बनाई कि जो कभी राजा महाराजाओं से भी नहीं घबराए अपनी बात को कहने के लिए, सच्चाई को कहने के लिए। तो उनके आदर्श तो हमारे खून की रवानी में हैं, वो तो कभी खत्म हो नहीं सकते। तो वो खून की रवानी तो रहेगी जब तक हम जिंदा हैं, बिल्कुल रहेगी। लेकिन हमने हमेशा गरीबों की पैरवी की है, और जो अभाव में लोग जीते हैं, गांव देहात के विद्यार्थी हों, महिलाएं हों, आदमी हों, किसान हों, नौजवान हों, उन सब के साथ अगर कहीं भी अन्याय होगा, मुश्किलें होंगी, तो उस कतार में सबसे आगे जरूर गरीबों के मसीहा के रूप में आप फेमस नहीं हुए। आप इतने सारे काम किए, लेकिन कभी भी डीपी यादव के नाम के आगे गरीबों के मसीहा शब्द नहीं जुड़ा। अब और शब्द ही और नामों के आगे इतने लगा दिए गए, इसकी गुंजाइश कहाँ रह गई थी? वरना हम तो खुद किसान हैं, यानी खुरपे से लेकर के, दराती से लेके, फावड़े से लेके, हंसिया से लेकर के और ट्रैक्टर चलाने तक, बैलों का हल चलाने तक, सारी खेतियां हमने अपने हाथों से की हैं। किसानों के खेतों में खूब मेहनत की है। तो कुल मिलाकर के अब ये तो आप जैसे लोगों के हाथ में कलम है, तो कलम का प्रयोग कैसे किया जा सकता है बेहतर तरीके से आप जानते हैं। आपने पश्चिमी यूपी की राजनीति की, जी। लेकिन आपने पूर्वांचल से भी चुनाव लड़ा, तो पश्चिम का शेर पूर्वांचल तक कैसे पहुंचा और वहां पर शेर हिंद कैसे बना? ये बात एक इत्तेफाक है। मैं उस रोज लखनऊ के अवध क्लार्क होटल में ठहरा हुआ था, तो ये ओम प्रकाश राजभर आज जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं यूपी में, और इनके और दूसरे दोस्त जिनके साथ ये राजनीति करते थे, उनमें अफजाल अंसारी आज एमपी हैं, ये तमाम लोग, मैं क्लार्क अवध में ठहरा हुआ था, तो मेरे पास आए कि नीचे हमारी प्रेस हो रही है, क्या आप उस प्रेस में चलना चाहेंगे? जान पहचान वाले लोग थे, विधायक लोग थे। हमने कहा कोई हर्जा नहीं है। तो मैं इनके साथ में प्रेस में जाकर नीचे बैठ गया। इनके वहां से एक प्रपोजल आया कि भाई गाजीपुर से डीपी यादव को चुनाव लड़ाने की मंशा हम लोगों की है, हम सब इकट्ठा होकर गाजीपुर से डीपी यादव को चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब चूंकि सारे लोग मौजूद थे, और भी विधायक थे, और भी एमएलए, कुछ गाजीपुर के लोग भी थे, प्रेस वाले, मीडिया के लोग भी थे, उन्होंने सबने कहा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं गाजीपुर के बारे में थोड़ा सा जानता था, मैं गया तो नहीं था कभी, और मेरी मंशा ये थी कि गाजीपुर में भी हम वहाँ के जो शुगर इंडस्ट्री के मिल वहाँ बंद पड़े हुए थे, उनको वहाँ की पब्लिक और किसानों के लिए चलाने का काम करेंगे। इस मंशा को लेकर के मन में हमेशा अच्छा काम करने के लिए, गरीबों के लिए काम करने के लिए, किसानों के लिए काम करने के लिए, विद्यार्थियों के लिए काम करने के लिए, इस मंशा को लेकर के मैं गाजीपुर चला और गाजीपुर से चुनाव लड़ा। अच्छा चुनाव लड़ा। हालांकि मैं नॉमिनेशन के ठीक एक दिन पहले ही वहाँ पहुँचा था, और लगातार 15-16 दिन का जो चुनाव होता है, तो 16 दिनों में चुनाव की इतनी बड़ी तैयारी तो नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ वहाँ के लोगों को कि उन्होंने मुझे 92,000 वोट दिया। उसके लिए मैं उनका हमेशा एहसानमंद रहूँगा। क्यों? अगर कोई आपके साथ अच्छाई करे तो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो मैं आज तक भूला नहीं हूँ, ना ही कभी भूलूंगा कि गाजीपुर के लोगों ने बहुत मजबूती से, बहादुरी से मेरा साथ दिया। तो अगर भविष्य में मौका मिलता है गाजीपुर के लोगों के लिए कुछ करने के लिए, दोबारा चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या लड़ेंगे आप? निश्चित। मैं तो वहाँ चीनी मिल भी लगाना चाहता था। अच्छा। मैं तो वहाँ इंडस्ट्री भी लगाना चाहता था, क्योंकि मैं शायद हिंदुस्तान का पहला मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँगा कि जिसने अपने इलाके में 2-2 चीनी मिल लगाई। मैं संभल से, बदायूं से एमपी रहा, तो मैंने वहाँ पे 2 चीनी मिलों की स्थापना की, महज इसलिए कि वहाँ किसान के बेटे को काम मिले, रोजगार मिले, वहाँ बच्चों को शिक्षा मिले, वहाँ की जिंदगी गरीबी से निकल करके बाहर आए। यही देश प्रेम है और यही राष्ट्र प्रेम है। सर, शराब का बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ? शराब माफिया भी कहा गया। ये बात बहुत पुरानी है। एक यहाँ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े शराब व्यापारी होते थे, बाबू किशन लाल। और बाबू किशन लाल और पंटी चड्डा चूंकि दोनों ही दुनिया में नहीं है आज, इसलिए उस टाइम के ये सफल व्यापारी थे।
शराब का व्यापार गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आबकारी माफिया क्यों विभाग कहा का गया? है। माफिया शब्द कहाँ से आया? और माफिया शब्द की पहचान जब हमको तो है सरकारी नहीं। काम था तो शराब माफिया कैसे? नहीं, मैं बताता रहा हूँ, तो हमेशा जो भी शराब का काम रहा हो तो गवर्नमेंट के इन लोगों की पार्टनरशिप में रहा, हमारा कभी इंडिपेंडेंट काम नहीं रहा शराब का। हम्म और हरियाणा में और पंजाब में और वहाँ तो कभी हमने ठेकेदार की ही नहीं। हम्म। तो हरियाणा में तो बहुत संगीन आरोप लगे थे। मैं कहता हूँ कभी हम रहे ही नहीं, कभी हमारा काम ही नहीं रहा। वो तो संगीन आरोप ऐसे ही लगे जैसे महेंद्र भाटी जी का बेवजह मर्डर हम पे लग गया, ऐसे ही शराब के कारोबार में जो 350 लोग, लोगों की मृत्यु हुई थी शराब शराब ये पीने मुझे से। तो जानकारी नहीं है, लेकिन कोई वहाँ कांड हुआ था तो लोगों ने इसी तरह प्रयोग कर लिया कि यहाँ एक ऐसे आदमी का नाम रखवा दो। और उसमें भी हम मान, देखिए अगर ऐसा हुआ होता हाँ। या हमारे खिलाफ कहीं कुछ रहा होता तो क्या न्यायालय उसका संज्ञान नहीं लेता? न्यायालय ने बहुत पहले पहली चार्जशीट पे ही हमको वापस भेज दिया कि इनके खिलाफ कुछ है ही नहीं, इनका कोई रोल ही इसमें नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने आपको हाउस अरेस्ट क्यों करवाया था? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाउस कहा अरेस्ट जाता तो है कि अगर हमको, हाउस अरेस्ट नहीं होता तो उनकी कुर्सी चली जा सकती थी, ऐसा भी कुछ कहानी आई थी नहीं इतिहास में। नहीं, उनको ये डाउट बाद में हो गया था कि शायद मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, जो कि सर्वथा गलत था। तो आप चाहते थे? नहीं, देखिए चाहत तो राजनीति में हर आदमी की होती है, जो भी राजनीति में है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आदमी, हमने कभी जिंदगी में किसी से के साथ धोखा नहीं किया, कभी विश्वासघात नहीं किया। हम तो दोस्ती वाले लोग हैं, और दोस्ती में जिससे हाथ मिल गया उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। 2 बार रासुका भी लगाया सर आप पर। वो तो नहीं, एक दफा कल्याण सिंह ने लगाया। क्यों लगाया? कि हमको मुलायम सिंह के बैग से हटाना चाहते थे सब लोग, को डीपी यादव को मुलायम सिंह को अलग अलग कर दो। अब इसमें क्या गलती है कि मैं चुनाव जीत के लगातार जीतता रहा हूं और मुलायम सिंह को सपोर्ट करता रहा हूं, तो इसमें तो कोई गलती नहीं है। मुलायम सिंह यादव के बड़े नेता थे, अच्छे नेता थे, पिछड़ों के, दलित के, शोषितों के एक जबान थी, उनके अंदर एक विश्वास था, इन लोगों के लिए काम भी किया उन्होंने, तो इसमें कहाँ गलती? कुछ तो किया होगा ना कि रासुका लगी, 50 मुकदमे दर्ज हुए, मुलायम सिंह ने आपको हाउस अरेस्ट किया, तो ऐसा क्या डर था लोगों को डीपी यादव से जो इतने सारे केसेस लगे जा रहे थे आप पर? डर तो कुछ भी नहीं था, कभी भी नहीं रहा। हम कोई गोली और डंडा चलाने वाले लोग किसी नहीं। आम इंसान पे तो नहीं लगता हम ना तो रासुका? जबान से एक दूसरे की सहमति के आधार पर उनका साथ देने वाले लोग हैं। और मैंने आपसे बार बार कहा कि मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ, मेरे आदर्शों में कोई कमी नहीं है, मेरे अंदर कोई भी अपराध बोध नहीं है, ना कभी था, ना आज है, ना कभी रहेगा। नीतीश कटारा केस की बात करते हैं सर, क्या कहेंगे इस केस के बारे में? कुछ भी नहीं, एक राजनीतिक तौर पे जो द्वंद्व हमारे खिलाफ चल रहा था उसी का परिणाम है। और डीपी यादव को इतनी मजबूत कड़ी तो नहीं है जिस पर चोट ना की जा सके या जिसको तोड़ा ना जा सके। लोगों ने भरपूर तोड़ने की कोशिश की, अदरवाइज तो हो सकता है हम भी आगे तक जाते और मजबूती से राजनीति में खड़े होते। जो व्यक्ति अपने गरीब इलाके के लोगों के बीच उनके बच्चों को पढ़ने के लिए 10-12 स्कूल खोल सकता है, अपनी इंडस्ट्री लगा के 20,000 लोगों को रोजगार दे सकता है, उस आदमी की मंशा कभी गलत भी हो सकती है क्या? कटारा केस में आपको लगता है विकास यादव ने गलती की है? अब सवाल यही है ना कि उस कॉन्स्पिरेसी के बारे में क्या कहा जाए। वो कुछ मजबूत लोगों की कॉन्स्पिरेसी थी, कुछ इलीट क्लास के लोगों की कॉन्स्पिरेसी थी, कुछ बड़े लोगों की कॉन्स्पिरेसी थी, जो किसी भी हालत में हमको डैमेज करने की मंशा रखते थे। उसके पीछे चाहे जो रहा, मैं तो यहाँ तक भी कह सकता हूँ, अगर कभी वक्त पड़ा तो मैं बताऊँगा कि उन लोगों की हेल्प किन किन राजनीतिक लोगों ने की, हमको फंसाने की और हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने की, हमको डाउन करने की या हमको राजनीति से रोकने की। ऐसी संख्या बहुत सारे लोगों की है, उनकी मंशा, लेकिन ईश्वर अपनी जगह मौजूद है और हमारे कर्म मौजूद हैं। हम भगवान कृष्ण की गीता के मानने वाले लोग हैं, कर्म के आधार पर आगे बढ़ने का काम करते हैं। गरीबों के साथ हमेशा हमारी हमदर्दी है, गांव देहात के किसान मजदूर नौजवान के साथ हमेशा हमदर्दी है, उनके लिए काम भी करते हैं और उनकी लड़ाई भी लड़ते हैं। कितना नुकसान पहुंचाया इस केस ने आपके इस राजनीतिक सफर को? 2 केसेस आए सर, जैसिका लाल मर्डर केस और नीतीश कटारा केस। नहीं, जैसिका लाल तो मर्डर केस के लिए इस केस ने हमको बहुत काफी हद तक बहुत परेशान किया। हमारी पूरी राजनीतिक
उसको ही रोक करके रखती है। और किस तरीके से मुझको अपने रास्ते पर लड़खड़ाते हुए कदमों से चलना पड़ा, इस तकलीफ को मैं ही जानता हूँ। लेकिन कोशिश जारी है। और मेरी एक कविता में लिखा है कि भोर की किरणें फिर लिखेंगी जो तेरा इतिहास है बाकी। तो सुबह का सूरज निकला है, हम उस भोर की किरणों से उम्मीद रखते हैं कि हमें भी रोशनी देने का काम किया जाएगा और हमें भी आगे आकर लोगों की सेवा करने का मौका फिर मिलेगा, मेरा ऐसा विश्वास। तो अब ऐसा क्या करने की सोच रहे हैं आप जो नया इतिहास लिखा जाए? करने की तो राजनीति है, और क्या है, अच्छा ही है, लोगों के लिए रोजगार देना, शिक्षा देना। मैंने बताया ना कि आज भी करीबन 18,000 बच्चों को मैं शिक्षा देता हूँ अलग अलग स्कूलों में। 20,000 लोगों को रोजगार मैंने दिया हुआ है अपने उद्योगों में। कि ये छोटी सेवा तो नहीं है, ये राष्ट्र के साथ जुड़ी है, देश के साथ जुड़ी है, उसकी भलाई के साथ जुड़ी है। इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो सर आप किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या अपनी खुद की पार्टी को ही आगे कंटिन्यू पार्टी करेंगे? तो मेरी अपनी है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, अगर कोई बेहतर पार्टी, समान विचारधारा वाली पार्टी मिली तो हम उसके साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। कौन सी पार्टी है जो आपकी विचारधारा से मैच करे? अब ये तो जांच का विषय है। हमारी फिर भी राष्ट्रीय, आपको क्या लगता है, अगर देखिए, सपा से राष्ट्रीय ऑफर कार्ड आया फिर से तो आप जाएंगे? है। सपा से ऑफर आया, क्या सपा में दोबारा जा सकते हैं डीपी यादव? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो जैसी स्थिति आएगी आपको जरूर सूचित करेंगे, बताएंगे जरूर मीडिया को। अखिलेश यादव से कैसे संबंध है आपके? बहुत अच्छे, पहले भी अच्छे थे, अब भी अच्छे हैं। बीच में आपने पार्टी ज्वाइन करने की सोची थी तो अखिलेश यादव ने ही विरोध किया था आपका। अब वो बेहतर जानते हैं क्यों किया था। मैंने तो सिर्फ अखिलेश जी के खिलाफ कभी बोला नहीं, इतना जरूर कहा था। उस दिन शायद लाइव था स्टार टीवी का। तो टीवी वालों ने मुझसे पूछा कि यादव जी आप बताएंगे, अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि हम उन लोगों को चुनाव नहीं लड़ाना चाहते जो लोग बीएसपी से आए हैं। तो मैंने कहा मैं तो बीएसपी से नहीं, मैं तो अपनी पार्टी से जीत के गया हूँ। उससे पहले बीएसपी में था, लेकिन जिस वक्त की ये बात है तब तो मैं अपनी पार्टी का विधायक था यूपी असेंबली में। तो मैंने ये कहा मन कि मैं तो, अखिलेश यादव जी ने अगर कहा है तो मन की ये उनकी कम जानकारी का आधार हो सकता है या राजनीति में उनके बचपन का एहसास हो सकता है। मैं ना अखिलेश जी के पास ये कहने के गया कि अपने पार्टी में मुझे ले लीजिए, और ना ही मैं बीएसपी से निकाला गया। मेरी तो अपनी पार्टी है, उसी के विधायक के रूप में विधानसभा में मेरा ऑफिस है पार्टी का। हम 4 विधायक हैं उसके, अपनी पार्टी के बिना पे चुनाव में जाने की बात कर रहे हैं। अपनी पार्टी के बारे में से कुछ बताइए। हमारी पार्टी एक अच्छे उसूलों के और अच्छी नियमों पे आधारित एक पार्टी है, राष्ट्रीय परिवर्तन दल। और अगर अवसर मिला और पब्लिक ने हमारा साथ दिया तो निश्चित तौर से हम ये साबित करके दिखाएंगे कि बेहतर राजनीति, अच्छाई की राजनीति, ईमानदारी की राजनीति, उसूलों की राजनीति किसे कहते हैं, वो काम करके राष्ट्रीय परिवर्तन दल दिखाएगा। आपको क्या लगता है जब आप अच्छाई की बात करेंगे, बेहतरी की बात करेंगे, तो क्या मीडिया इसे कवर करेगा या फिर से आपकी नेगेटिव इमेज आ गया? मीडिया वालों से हमारी प्रार्थना है कि अच्छे लोगों को भी आगे आने का मौका दें, उनको भी देखें, उन्हें कार्यविधि क्या। क्यों मेरे कैरियर में प्रश्न चिन्ह इसलिए नहीं लगाया जा सकता कि कोई कवि हृदय व्यक्ति, मैंने 7 कविताओं की किताब ऐसे ही नहीं लिख दी, कभी आप पढ़ के देखना। और जो व्यक्ति आज 15-16 हजार बच्चों को शिक्षा देता हो, लेकिन इस पक्ष को अब आप पूछेंगी कि भाई आप मीडिया ने क्यों लिखा आपको बाहुबली। अगर कोई मीडिया मेरे स्कूल कॉलेजों का जिक्र ना करे, मेरे जो रोजगार के हजारों नौजवानों को मैंने रोजगार दिया है, तो इसमें मेरी क्या कमी है। मैंने तो प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में बेहतर काम करने का हमेशा कोशिश की है, आज भी कर रहा हूं, कल भी करता रहूंगा। अगर मीडिया ना लिखे तो इसके लिए मैं क्या करूं। साहित्य प्रेम कब जगा सर आपका? देखिए, जब मैं बीएचयू में था मैं तभी से कविता लिखता आया, और अपने मानस को, मन को और शुद्ध अंतःकरण को, आदमी अकेले में बैठ करके जब सोचता है तो कुछ अच्छे शब्द निकलते हैं।
और उन्हीं शब्दों का नाम कविता है। मेरी कविताओं को कभी कभी देख करके आप, कभी जब आपको वक्त मिल जाए उन्हें पढ़ना, तो उसमें आपको जिंदगी मिलेगी, जीने की एक राह मिलेगी, आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा, जिंदगी जीने का उत्साह मिलेगा। उन कविताओं को मैंने लिखा है। और मैं तो ये चैलेंज करना चाहता हूँ, राजनीति में अगर कोई चैलेंज की बात है, कि जितना काम राजनीति में लोगों की अच्छाई के लिए मैंने किया है, शायद ही किसी ने किया हो। कोई एक सांसद छांट के देखो जिसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 चीनी मिल लगाकर हजारों लोगों को काम दिया हो। कोई ऐसा सांसद छांट करके देखो कि जिन्होंने गरीबों के, पिछड़ों के इलाकों में, यानी मेरे ऐसे बदायूं के सुदूर गंगा की घाटी के इलाके, नदियों के किनारे वाले लोग, गांव देहात की पगडंडियों में बसने वाले गरीब लोग, उनके बच्चों को शिक्षा देने का काम, आज कम से कम 15-16 हजार बच्चों को मैं शिक्षा देता हूँ। ये काम शायद ही आपको देखना पड़ेगा कि कोई हिंदुस्तान का मेंबर पार्लियामेंट है या नहीं। सर, आपको बाहुबली डीपी यादव कहा जाता है। अगर आपको मौका मिले इस बाहुबली शब्द को रिप्लेस करने का, तो आप खुद के लिए क्या वर्ड देंगे कि लोग आपको इस रूप में याद रखें? अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हम अच्छाई के लिए काम करते हैं, भलाई के लिए काम करते हैं, ईमानदारी के लिए काम करते हैं। जिसको जैसा लगे लिखे। हम उस पर ना कोई अंकुश लगा सकते हैं, हाँ निवेदन जरूर कर सकते हैं और प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि पत्रकार भाइयों को, चैनल के लोगों को, मीडिया के लोगों को अच्छाई की तरफ भी देखना चाहिए। और जिन लोगों ने राजनीति में अच्छा काम किया, ये काम मैंने आपको गिनाए, इनका प्रमाण ये है कि वहां जाकर के पता कर लो, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे बदायूं हो, चाहे संभल हो, जहां जहां मैं रहा हूं, इवन देन चाहे गाजीपुर ही हो, कोई भी व्यक्ति डीपी यादव की बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि हमने कभी बुरा किया ही नहीं। हमने अच्छाई के अलावा और दूसरा काम इधर उधर वाला किया ही नहीं। अच्छा ही अच्छा किया है, लोगों का भलाई किया है, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, गांव के लिए, देहात के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं का सम्मान हमेशा किया है। कोई भी ऐसा इल्जाम हमारे खिलाफ आज तक नहीं। नीलम कटारे के बारे में आप क्या कहेंगे सर? कुछ भी नहीं, जिन्हें मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, मैं क्या कहूँगा। 2027 का जो यूपी का चुनाव है, उसमें आप कितने सक्रिय रहने वाले हैं? देखिए, जितनी बड़ी फौज नौजवानों की मेरे साथ है, हम अपनी पोजीशन को भी जानते हैं। लाखों नौजवान उत्तर प्रदेश में हमारे साथ हैं। उनमें जो भी नौजवान कैपेबल होंगे और जो भी अच्छे लोग होंगे, हम उन सबको चुनाव लड़ाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई पार्टी हमारा साथ देने का वादा करती है तो हम जरूर उसके साथ जाएंगे, नहीं तो हम अकेले पार्टी के बल पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आने वाली पीढ़ी जो राजनीति में आना चाहती है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? एकदम शुभ संदेश होना चाहिए। नौजवान पीढ़ी को आगे आना ही चाहिए। और मैं समझता हूँ चौधरी चरण सिंह ने एक बार ये कहा था कि है भोले किसान, तेरी आंख अगर एक खेत पर है तो दूसरी आंख लाल किले की तरफ लगी रहनी चाहिए। इसका मतलब गांव देहात का वो नौजवान किसान का बेटा, उसे राजनीति में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना चाहिए। विद्यार्थियों को भी लेना चाहिए, हर नौजवान को लेना चाहिए, क्योंकि नौजवान ऊर्जा ही संचार करती है जीवन का। उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और आगे बढ़ करके देश हित में, राष्ट्र प्रेम में काम करना चाहिए। आज की पीढ़ी के लिए क्या कहेंगे? क्या आजकल की पीढ़ी ने पढ़ना लिखना बंद कर दिया है, कम कर दिया है? देखिए, आज की पीढ़ी को देश प्रेम में, राष्ट्र प्रेम में, राष्ट्रीयता में आगे आना चाहिए। जरूरत है उसके देश को। और बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास, ऐसे मिथक, ऐसी चीज़ें जो समाज में फैलती हैं, चलती हैं, वास्तव में आज ये नौजवान भारत है। तो नौजवान की ऊर्जा का, उसकी ताकत का, उसकी एनर्जी का सही प्रयोग हो जाए, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो हमको उन्हें किसी ऐसी तरफ नहीं मोड़ना चाहिए जो अंधविश्वास की तरफ जाता हो, बल्कि उसको ऐसी रोशनी दिखानी चाहिए जो राष्ट्र प्रेम की तरफ जाता हो, राष्ट्रीय की तरफ जाता हो, देशभक्ति की तरफ जाता हो। सर, आज के पॉडकास्ट में चलते चलते कुछ 2 लाइनें आपकी कविता की। आसमान में उड़ते परिंदे मुझसे यूं कह जाते हैं, सीख ले जीना आजा हमसे, कहकर यूं उड़ जाते हैं। क्या बात है। सीमाओं के तोड़ दे बंधन, प्रेम गीत बन जाएंगे, परिवर्तन ला अपने अंदर, सोचकर हम रह जाते हैं।
चेतन मन बुद्धि का कर्तव्य भौतिकता के साथ बना। चेतन मन बुद्धि का कर्तव्य भौतिकता के साथ बना। उत्पीड़न के दर्द को भी हम चुपके से सह जाते हैं। क्या बात है। तो उत्पीड़न के दर्द को भी हम चुपके से सह जाते हैं। ये थी डीपी यादव की पूरी कहानी, खुद उनकी जुबानी। आप डीपी यादव को किस रूप में जानते हैं, बाहुबली या संवेदनशील राजनेता? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू सर हमारे शो में आने के लिए। बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद।